हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका जीएससी जयपुर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सबका स्वागत है। चलिएगा, तो जो भी ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स बार बार जो भी जिन्होंने भी क्वेश्चंस भेजे हैं, चलिएगा तो मैं एक बार बता देता हूँ कौन कौन कैसे क्वेश्चन हैं जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं या फिर जो आपके एग्जाम में हट सकते हैं ना। बाकी इससे पहले 5 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी डिलीटेड क्वेश्चंस हो चुके हैं। उसके अलावा देखो आप किस पे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, सही है। चलेगा, अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कंफ्यूजिंग है कई जगह, उनमें कई चीज़ें आपकी गिवन है, लेकिन क्लियरली मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपके हट सकते हैं, सही है। चलो देखो, सबसे पहली बात तो ये वाला क्वेश्चंस जो आपका एनवायरनमेंट का है, एनवायरनमेंट केमिस्ट्री का जो है, यस, इसमें आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि दो स्टेटमेंट आपके पास गलत हो रही है, क्योंकि जो पीएच का आप भी चेक करोगे, हमने भी सॉल्यूशन में ही बताया था, जो ड्रिंकिंग वाटर का पीएच जो है उसकी जो रेंज है एज पर WHO जो गाइडलाइन है, ये आपके पास 6.5 से 8.5 पीएच के बीच में रेंज रहती है ना। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ था 5.5 से 9.5, सही है। तो मोस्ट प्रोबेबल है ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है, आप इसको लगा सकते हैं, सही है। उसके अलावा किसी भी क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन करते हो तो उसका चार्ज आपके पास 100 रुपीज़ है। तो जो भी बच्चे इसमें ये ऑप्शन करके आए हैं तो आप कर सकते हैं, बाकी एग्जामिनर पे वो हटाते या नहीं हटाते ना, बाकी आप कर सकते हो। ये मैंने आपको डाटा ही बता दिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है द पीएच ऑफ मोस्ट ड्रिंकिंग वाटर लाई विद इन द रेंज 6.5 टू 8.5। ये आपके पास पीएच की रेंज है, आप सर्च भी करोगे तो भी आपको यही मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, देखो ये वाला जो क्वेश्चन था ये आपका एनसीईआरटी में भी इसका मिला है, सही है। हालांकि हमने आंसर कोलेगन इंटेंडेंट दिया था, वही आपका एग्जामिनर ने आंसर दिया है, लेकिन ये भी आपका एनसीईआरटी में देखो ये जो आपका चैप्टर है नेचुरल प्रोडक्ट, उसमें ये मेंशन है फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं, इसमें आपके पास साफ साफ लिखा हुआ है प्रेजेंट इन हेयर वूल एंड सिल्क। तो जो भी स्टूडेंट ये भेज रहे थे, यस आप इस पे एक बार लगा सकते हैं अगर आप इसमें पहला ऑप्शन करके आए हैं ना। देखो यार, अब ये एग्जामिनर पे है वो क्या करते हैं, सही है ना। बाकी यहाँ आपकी तरफ से और जो आप मैसेज कर रहे थे, तो फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता भी चल जाए और आप लगा भी सकते हैं ना। चलिएगा, उसके अलावा देखो यार, ये जो क्वेश्चन है क्लियरली इसमें कुछ बच्चे इसको, ये जो है ये आपके पास इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, सही है ना। यहाँ पे आपके पास टाइपिंग मिस्टेक है, और अगर टाइपिंग मिस्टेक है, अब देखो इसमें क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, अब इसमें कुछ बच्चे इसमें, क्योंकि दो ऑप्शन मार के आ रहे हैं, एक तो कुछ 1 पे गए और कुछ 1H कट पे गए, सही है। क्योंकि आपको पता है ये आपके पास एंगुलर पार्ट दिया हुआ है, तो नीचे आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास एल की है और ऊपर आपके पास एम के, ये आपका फंक्शन दिया हुआ था। अब उसके बेसिस पे कुछ बच्चे एल जेड मान के क्या करके आ गए एम एच कट, और भाई साहब एम की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास आंसर बन गया 1H कट। लेकिन आपसे पूछा गया है एल स्क्वेयर होना चाहिए था, ये ऐसे बना के दे दिया, सही है। एल स्क्वेयर आपका होता है एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कट का स्क्वेयर, यहाँ से आप एल का मान 2 पुट करोगे तो ये आपके पास 6H कट स्क्वेयर आ जाएगा। आंसर भी आपका यही गिवन है, सही है। तो लेकिन ये टाइपिंग एरर है, तो इसको आप लिख के भी, आप इस तरीके से भी आप इसको मेंशन करके आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिएगा, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आरपीएससी इन क्वेश्चंस को बिल्कुल हटाएगा ही, सही है। वो एग्जामिनर पे, हाँ आपके पास एक ऑथेंटिक है कि हाँ भाई इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे समझे क्या लिखा हुआ है। उसके अलावा ये क्वेश्चंस देखो, इसमें आपके पास उसने लिखा हुआ है फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम, फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम और विस्कोसिटी। एक्चुअली एफ जो होता है वो आपका फ्रैक्शनल फोर्स होता है, और इसमें और ईटा में जो रिलेशन होता है 6 पाई ईटा आर, जो स्टोक इक्वेशन आप पढ़ते हो ये रिलेशन होता है। और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स और ईटा जो होते हैं ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यही सॉल्यूशन में हमने बताया था। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ऑप्शन डी दिया था कि आपके पास ईटा जो है वो आपके पास इंक्रीज करेगा लीनियरली विद एफ, लेकिन आंसर दिया गया है सेकंड ऑप्शन। तो इसमें आप कर सकते हैं, ये आपके पास इक्वेशन भी है, सही है। बाकी फ्रिक्शनल फ्री वॉल्यूम क्या है, बाकी एक बात और बता देता हूँ, एटकिंस में अगर देखोगे तो जो रिलेशन है आपका एक्सपोनेंशियल वाला, ये आपके पास ईटा बराबर ईटा नोट ई की पावर ई नोट बाई आर टी, सही है। 1/t के साथ ईटा का रिलेशन है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर के साथ भी देखें तो टेम्परेचर के साथ डिक्रीज कर रहा है एक्सपोनेंशियली, इस तरीके से ये ग्राफ आपका आया हुआ है, सही है। एग्जामिनर ये भी सोच सकता है कि पीवी बराबर एनआरटी होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका भी रिलेशन ऐसा ही आएगा। लेकिन फिर उसने जो आंसर जो दिया है उसमें जो ग्राफ उसने बोला है वो आपके पास बोला है
बी ऑप्शन ईटा डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद 1/f। नहीं भाई 1/f के साथ नहीं, f के साथ बोलते ना तो बात बन सकती है अगर इस कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, सही है। बाकी फ्रैक्शनल फ्री वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला भाई, सही है। कहीं पे इन दोनों में रिलेशन मिल जाए, बहुत सारी किताबें हमने चेक कर ली, तो एक बार आप इसको आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, सही है। उसके अलावा ये वाला जो क्वेश्चन है हाइड्रोसिलाइलेशन वाला, देखो आपके पास जब हम पढ़ते हैं तो जब आप मोनो क्लोराइड लेते हो, एक क्लोरीन लेते हो तो उसके पास मोनोसिलानोल बनता है, और साफ साफ जब आप डाई क्लोराइड लेते हो तो आपके पास डाई सिलानोल बनता है ना, डाई सिलानोल, ये स्पीसीज बनती है जब आप इसमें वाटर डालते हो। और ये जो स्पीसीज है आपके पास, इसमें से वाटर के मोलिक्यूल आपके पास एलिमिनेट होते हैं, और ये आपके पास साइक्लिक सिलाओक्सेन भी बनाता है और लीनियर भी बनाता है, दोनों प्रकार के बनाता है, सही है। और हमने जो आंसर दिया था इसमें मिक्सचर भी बोला था, क्योंकि जब रिएक्शन जब आप करवाओगे हाइड्रोलाइसिस तो ये रिएक्शन ये वाला भी आपके पास सबस्ट्रेट तो बनता ही है। ये फर्दर जाके अब उसने क्या किया है इसमें, अगर हम देखें ये क्वेश्चन आपका मतलब ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक में अगर देखा जाए, उन्होंने किताबों में भी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, लगाना ऑब्जेक्शन आपके ऊपर है, सही है। बच्चे बार बार इसी क्वेश्चन पे फोकस कर रहे थे तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो देखो यहाँ पे भी आप वो बहुत सारी किताब देखोगे, आर सरकार में दिया हुआ है वाटर के साथ OH लगे फिर ये पोलीमराइज कर गया, सही है। और ये आपके पास साइक्लिक भी बनाता है और लीनियर भी बनाता है, दोनों प्रकार के बनाता है, सही है। लेकिन यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो इसको इंटरमीडिएट मान लिया हो कि फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ये बनता है, तो उसने ये आंसर दे दिया, सही है। तो इस पर आपकी चॉइस आप लगा सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में यही है कि इसमें आपका आंसर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें डिस्कस कर लेनी चाहिए। देखो किताबों में भी आप देखोगे ना, ये लिखा हुआ है हाइड्रोसिलाइलेशन ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ Me2SiCl2 प्रोड्यूस चेन और रिंग, एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ MeSiCl3 प्रोड्यूस क्रॉस लिंक पॉलीमर, सही है। ये रेफरेंस बुक में है, ये आपका ग्रीन वुड में है, और ये रहा यहाँ पे भी ये दिया हुआ है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ MeSiCl2 यूजुअली गिव हाई पॉलीमर बट अंडर केयरफुल कंट्रोल्ड कंडीशन लेड टू साइक्लिक, साइक्लिक भी आपके पास बनाता है, साइक्लिक डाइमिथाइल सिलाओक्सेन, सही है। तो साइक्लिक भी बनाता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आंसर है ये मे बी चेंज ना हो। बाकी ऑब्जेक्शन आप कर सकते हो क्योंकि डाई सिलानोल पहले बनता है फिर इसमें से वाटर एलिमिनेट करता है, चलिएगा। उसके अलावा देखो आप ये हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो पहले ये बनता है, ये सब किताबों का भी मैंने, द एनालोगस सिलिकॉन कंपाउंड आर अनस्टेबल बट द डाई मिथाइल सिलिकॉन दैट फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ लीनियर पॉलीमर। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है जो डाई मिथाइल सिलिकॉन जो है ना ये वाला, ये हमारे पास बनाता है क्या, मिक्सचर ऑफ लीनियर पॉलीमर एंड साइक्लिक प्रोडक्ट। लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो उसमें तो ये भी तो बनेगा, इसलिए हमने ये बोला था कि भाई ये भी बनेगा, लीनियर भी बनेगा और साइक्लिक भी बनेगा, इसलिए आप ऑब्जेक्ट कर सकते हो। बाकी एग्जामिनर देखते हैं क्या करता है इस पे, उसने कहाँ से देखा है, कहाँ से अगर किसी भी किताब से उसने बनाया है, क्योंकि ये इस तरीके के क्वेश्चन डाउटफुल ही रहते हैं और हर बार आरपीएससी एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे डालता ही है। यस, तो ये आपके पास यहाँ पे वाटर जब आप डालोगे तो ये आपके पास साइक्लिक बन रहा है, सही है। तो साइक्लिक भी बन रहा है, सही है। यहाँ पे उसने ये लिख दिया डाई मिथाइल सिलिकॉन, ये तो पहले सबस्ट्रेट ये दिया है तो ये भी बनेगा, उससे फिर ये बन रहे हैं, सही है ना। चलिएगा यहाँ पे भी देखो, पहले आपके पास इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ये भी बन रहा है, ये लीनियर भी बन रहा है, सही है। चेक कर सकते हैं आप, इसमें लगा सकते हैं। फर्दर ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्यूशन में डिस्कस किया था। अब इसमें देखो एक जगह देखो मैन, ये जो ऑप्शन है 6 तो कभी बनता ही नहीं है, सही है। दूसरा यहाँ पे जो मोनो ऑक्सीजनेशन जो है वो OH रेडिकल नहीं कराता, ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो रहे हैं। अब इन दोनों ऑप्शन पे था आंसर सेकंड दिया है, सेकंड क्यों दिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, देखो बुक में भी है ये, सही है। ये जो है ना, ये आपके पास मैकेनिज्म की अगर बात की जाए, ये जो आपके पास पोरफाइन में रेडिकल कैटायन बन गया है और ये आयरन +4O में बनता है, ये हम मैकेनिज्म में पढ़ते हैं ना। देखो जब आप लेक्चर देखोगे उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है, आपके पास डबल बॉन्ड O बन जाता है लास्ट स्टेप में, और ये आपके पास जो प्रोटीन रिंग होती चेन होती है जिसमें सबस्ट्रेट होता है, ये ऑक्सीजन आपका एक्टिव होता है, ये इसमें जाके इंसर्ट करता है। अब मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था
जनरली फेरिक परोक्सो और हाइड्रोपरोक्सो स्पीसीज इज लाइकली टू एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये इसलिए बोला गया था क्योंकि देखो इसमें आपका इसी में अगर हम देखें मैकेनिज्म में भी ये लिखा हुआ था सबसे पहले कि फेरिक परोक्सो एंड हाइड्रोपरोक्सो स्पीसीज बनते हैं, फिर उसके बाद आयरन 4 ऑक्सो कॉम्प्लेक्स बनता है फॉर्म्ड बाय ओ बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज। और इसी में लास्ट में देखो ये एक लाइन मेंशन थी इसमें आपके पास जो एक्टिव ऑक्सीजन तो दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे बोला हुआ है एन आयरन 5th ऑक्सो कॉम्प्लेक्स और related species at the same oxidation level formed via reaction 5.67 is favored candidate for active oxygen in cytochrome P450। सही है, तो आयरन 5 यहाँ उन्होंने दिया हुआ है ना एक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो आपके पास ये बना हुआ है, ये सही है, ये आपके पास बना हुआ है 5.67 में, तो इसलिए उन्होंने 4 वाला ऑप्शन चूज कर लिया। सही है, उस टाइम 5th वाला देखा कि 5th वाला ऑप्शन में नहीं था तो फिर हमने इसमें ये वाला ऑप्शन दे दिया था, क्योंकि 4th वाला एक्टिव कहीं पे मेंशन करके नहीं दिया था। सही है ना, ये जो बन रहा है ना इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ था। सही है, बाकी ये देखो इसका जब रिडक्शन करते हैं तो ये वाली स्पीसीज जो है ये भी बन रही है आपके पास, तो मोस्ट प्रोबेबल इसीलिए उन्होंने ये आंसर जो है 4th वाला चूज कर लिया कि 5th वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में रहने देना, इसमें आई होप कि जो आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका यही माना जाएगा ना 4th वाला, क्योंकि 5th वाला ऑप्शन में है नहीं, इसलिए बी ऑप्शन इसमें माना गया है। बाकी ये जो 2 ऑप्शन करके आए ये तो बिल्कुल गलत थे। सही है, बाकी ऑब्जेक्शन आप करना चाहो तो कर सकते हो, ये मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया है। चलिएगा, उसके अलावा AFM, यस देखो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा जर्नल साइंस देखो आप, AFM वर्किंग प्रिंसिपल, मैंने जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाया था उस टाइम मैंने आपको आंसर बताया था वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। उस टाइम मैंने एक बात ये भी बोली थी कि अगर वंडरवाल की अगर बात की जाए तो देखो बच्चों वंडरवाल जो इंटरेक्शन होता है, वंडरवाल इंटरेक्शन ये आपके पास कितने प्रकार के होते हैं सर? डाइपोल डाइपोल बोलो, और डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल, और इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। अब एग्जामिनर ने क्या किया होगा, बनाने वाले ने ये सोचा नहीं होगा कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन डाल दिया, लेकिन ये जो इंटरेक्शन होता है ये भी वंडरवाल का ही तो टाइप होता है, तो इसलिए आप लगा सकते हो ना। ये इसलिए कुछ बच्चे कह रहे थे इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्शन तो नहीं होगा, हाँ लेकिन आप इस तरीके से आप चैलेंज कर सकते हो कि आपने वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बोला है तो उसी का हिस्सा आपके पास डाइपोल डाइपोल भी होता है। सही है, बाकी देखो ये आपका डाटा भी है, यहाँ देखो द सब डिवीजन ऑफ फोर्सेज इनटू सेक्शन इनटू ऑलवेज especially in case of repulsive contact imaging when most of the forces, वंडरवाल फोर्स लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लिखा हुआ है, कैपिलरी फोर्स, आयनिक रिपल्सन और फ्रिक्शनल फोर्स, ये आपके पास इसमें दिए हुए हैं। सही है, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इसमें जिनका गलत हो रहा है तो वो आप इसको लिख के भेज सकते हो कि डाइपोल डाइपोल भी आपने डाला हुआ और वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन का ही एक हिस्सा होता है डाइपोल डाइपोल। चलिएगा तो ये एफएम वाला हो गया। उसके अलावा देखो ये जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना भाई, इस क्वेश्चन का हमने आंसर एक दिया था, एक क्यों दिया था, हाउ मेनी नो आइसोमर कैन बी इंट्रामोलिकुलरली फॉर्म्ड व्हेन 1,2 डाइकार्बोक्लोजो डाइबोरेन हीटेड एट 450 डिग्री सेल्सियस। देखो बच्चों ये जो होता है ना ये 500 डिग्री पे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस क्लोजो कार्बोरेन सर्वाइव इन एयर एंड कैन बी हीटेड विदाउट डीकम्पोजिशन at 500 डिग्री सेल्सियस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इट अंडरगो आइसोमराइजेशन। सही है, यानी 500 डिग्री में ये आपके पास 17 बना लेगा और फिर और टेम्परेचर डाल दोगे 700 डिग्री सेल्सियस तो 112 बना लेगा। सही है, इसलिए आपको एक बताया गया था ना भाई, इसलिए एक बताया गया था, यहाँ 450 लिखा हुआ था, उन्होंने आंसर सेकंड दिया है तो ये भी मैंने आपको मेंशन करके दिया है, आपका एटकिंस में ही लिखा हुआ है। सही है, ये एटकिंस में दोनों स्ट्रक्चर हैं, ये भी डाटा एटकिंस का ही है। चलिएगा उसके अलावा हाँ ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सही है, इसमें देखो जो बच्चे इस क्वेश्चन को मान लो जिनको इसका ऑप्शन नहीं मिला और वो इसको छोड़ के आ गए, सही है, वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो सब बच्चों के ही क्वेश्चन देखने पड़ते हैं जो भी आप बता रहे हो, जो भी आपने भेजे हैं। सही है, अब फिर से एक बार जो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आए या नहीं करके आए, सही है,
या फिर आपसे गलत हो गया तो आप इसमें ये भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में जो आपको उसने जो आंसर दिया है ना, जो थर्ड आंसर आपको दिया है, थर्ड आंसर उसने इसलिए दे दिया क्योंकि आपके पास हेप्टा बोला हुआ है, तो 5 और 2 7 इसमें है, इसमें आपके पास 6 और 2 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 5 है, तो इन चारों में से मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर आपका थर्ड बन रहा है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्शन आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल में इसका आईयूपीएसी नेमिंग आपको इस तरीके से लिख के भेजना ही पड़ेगा ना इसको। जब आप इसमें आईयूपीएसी नेमिंग आप जब करेंगे तो आपको पता है यहाँ जब हम नेमिंग शुरू करेंगे तो छोटी रिंग से शुरू करेंगे, और छोटी रिंग से शुरू करेंगे तो नंबरिंग आप इस तरीके से करोगे 1 2। मैं एक बार और इसको क्लियरली बना के बता देता हूँ ताकि आप भी इसको देखो भाई जी, ये करके आए। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, कुछ बच्चे इसको सही करके आएंगे, वो थोड़ी ऑब्जेक्ट करेंगे, उनके तो स्कोर है ही। लेकिन हाँ, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात आपको बताने की थी वो जरूर बताएंगे। देखो इसमें नंबरिंग आप यहाँ से करोगे 1 2 3, देन आपके पास 4 5 6 7, ये आपके पास इस तरीके से आप इसमें नंबरिंग करेंगे, सही है। और इसमें आपको पता है जब हम स्पायरो कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो आप इसको कैसे लिखोगे, स्पायरो। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, पहले छोटा मेंबर लिखेंगे, दो दो एटम इसमें आए हुए हैं, देन आपके पास दूसरी रिंग 4 मेंबर की, और फिर आप लिखोगे इसमें हेप्टा, और हेप्टा टोटल बन जाएगा। और फिर आपके पास जो 4 6 पोजीशन के ऊपर हेप्टा 4 6 डाई, ये इसका एग्जैक्ट नेम बन रहा है, सही है ना। अब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पायरो 4 2 हेप्टा 2 4 डाई, तो यहाँ पे भी आपके पास ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये एरर है। तो बिल्कुल जो बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं तो आप इसमें बिल्कुल लगा सकते हैं, सही है। उसके अलावा अगर बात की जाए, चलिएगा अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाँ भाई, हाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देना भाई, इसमें देखो ये आंसर ए दिया है और इसमें थोड़ा सा ट्रिकी काम हो गया है भाई, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। अब काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे कि सर एन ए स्क्वेयर कैसे बना। एक्चुअली ध्यान देना, यहाँ पे उसने एक यहाँ पे बड़ा एम लिख दिया, और बड़ा एम आपका मोलर मास दे दिया, और जब आप यूनिट कन्वर्जन करोगे, ध्यान देना, मोलर मास दिया हुआ है तो आपको मोलिक्यूल यानी कि एटम के लिए बोला गया है, तो आपको एम को भी चेंज करना पड़ेगा, सही है ना। और जब आप पार्टीशन फंक्शन लिखते हैं, ध्यान से सुनना समझना एक बार, तो बेसिकली पार्टीशन फंक्शन जो होता है, मैं बता देता हूँ, थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि आप सोल्व करोगे, हमने सॉल्यूशन में मैंने सोल्व करके बताया था कि एक एन की पावर जो है वो आपके पास यहाँ ज़्यादा लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ ना छोटा एम होता है, ये आपके पास मास होता है, और इसको हमें चेंज करना होगा। देखो एक बार देख लो आप, ये आप लिखते हो, ये नेट वाले स्टूडेंट भी ध्यान देना, 2 पाई m k b t की पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई h³ होता है, और इनटू वॉल्यूम, ये आपके पास होता है, सही है। हाँ, यहाँ पे जो m जो दिया हुआ है ना, ध्यान से सुनना भाई, m की अगर बात की जाए, मोस्ट प्रोबेबल में भी हमने यही ऑप्शन दिया था उस टाइम, लेकिन एक चीज़ जो आप इसको ध्यान रखिएगा, जो आपके पास m जो दिया हुआ है ना यहाँ पे मास, यहाँ पे उसने बड़ा m इंट्रोड्यूस कर दिया, सही है ना। और ये मास आपको दे दिया बड़ा m, यानी कि मोलर मास ग्राम पर मोल में दे दिया, समझा नहीं समझा। तो इसलिए हमें ग्राम पर मोल को यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, इसका यूनिट कन्वर्जन हमें करना पड़ेगा। तो हालांकि यूनिट कन्वर्जन जब हम इसमें करेंगे तो उसमें हमें ग्राम को किलोग्राम में भी चेंज करना पड़ता है ना, जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। तो ग्राम पर मोल उसने एम इंट्रोड्यूस कर दिया एम की जगह, सही है। तो अगर एम इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली जो आपका एम हम यहाँ पुट करेंगे, इसमें हम एम को भाग दे देंगे एन ए से, इसलिए आपके पास वह एन ए स्क्वेयर दिया हुआ है, सही है। दूसरा के बी जो है, के बी जो है, के बी को आपको आर में चेंज करना है, तो ये भी आपका बन जाएगा R/NA। ये दो चीज़ें हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, और जब हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 2 पाई m
बाई एन ए, यहाँ पे आपके पास आर बाई एन ए इंटू टी। हालांकि ये जो यूनिट कन्वर्जन है जब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तब हम करते भी हैं, लेकिन उसने डायरेक्ट यहाँ बड़ा एम दे दिया मोलर मास, इसलिए आपके पास यहाँ पे V बाई एच क्यू ये आपके पास बन गया। सही है, और H को अंदर लेके जाएंगे तो फिर आपके पास ये ऑप्शन बन जाएगा 2 पाई m r t एन ए स्क्वेयर इंटू एच स्क्वेयर, और इस सारे की पावर उसने इन दोनों को अंदर लिया हुआ है, ये आपके पास एन ए स्क्वेयर बन जाएगा, और इस सारे की पावर यहाँ पे 3/2, इसलिए ये ऑप्शन बन जाएगा। तो उसने थोड़ा सा इस क्वेश्चन में फंसाया है, यस। बाकी एम के बेसिस पे करेंगे तो फिर एक एन ए स्क्वेयर ज़्यादा जो दिया है, यस। तो ये बिल्कुल सही जवाब है भाई, यही आंसर रहेगा इसका, ये चेंज नहीं होगा। चलिए अब बाकी आप अपनी तरफ से इसमें कर सकते हैं कि उसने मेंशन करके देना चाहिए था मोलर मास, लेकिन हाँ ये जो एम है ये आपका मोलर मास है, ग्राम पर मोल है। सही है, और उसने यहाँ पे आपके पास पार्टिकल बोल दिया, तो फिर उसका पार्टिकल का ये एम जो है ये आपका बड़ा जो है ये मोलर मास है। सही है, तो मोलर मास को फिर आप चेंज करोगे तो फिर आपको उसमें भाग भी देना पड़ेगा। सही है, जैसे न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करते हैं ना, किसी एटम के लिए जब पार्टीशन फंक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, यूनिट कन्वर्जन जब हम करते हैं तो उसमें हमें इसको यूज़ भी करना होता है ना। सही है, तो ये आपका एटम के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तब हमें ऐसा अप्लाई भी करते हैं ना। मान लो आपको मोलर मास दे दिया, तो मोलर मास को आप एक मोलिक्यूल के लिए निकालते हो, एक मोलिक्यूल के लिए अगर निकालना है, याद करो हमने ये भी आपको पढ़ाया हुआ है मैंने यूनिट कन्वर्जन में, ग्राम पर मोल को जब हम किस में चेंज करते हैं या फिर मोलिक्यूल के लिए हम निकालेंगे, एटम के लिए निकालेंगे, तो फिर हमें इसको एवोगैड्रो नंबर से भाग देना पड़ेगा। जैसे फिजिकल स्पेक्ट्रा में ग्राम पर मोल को किलोग्राम पर मोलिक्यूल में चेंज करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं सर, फिर हम एक ही काम करते हैं, यस। एक तो क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं एन से, और दूसरा 1000 से डिवाइड करते हैं ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए। तो ये थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन से उसने फंसाया है, यहाँ बड़ा है मोलर मास है ना, तो फिर आपका पहला ऑप्शन बन जाएगा। सही है, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन था भाई, ये बढ़िया क्वेश्चन था, तो इसमें आप बेशक ऑब्जेक्शन मत लगाइएगा, ये चेंज नहीं होगा भाई, ये सही है। चलिएगा, तो ये सारे क्वेश्चन थे, ये ऑर्गेनिक का बिल्कुल इस पे आप लगा सकते हो, ये आपका बिल्कुल चेंज हो सकता है, आपके पास डाटा इस पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें हाँ ये आप बोल सकते हो कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही होता है। सही है, यस। उसके अलावा ये मैंने आपको बताया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड ही रहेगा। बाकी आपका डाउट एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि अगर फिर से ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर आपसे गलत ना हो। सही है, बाकी जो 1 और 4 ऑप्शन करके आए वो बिल्कुल गलत था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन 2 और 3 में ही था। सही है, 2 और 3 में आपके पास सेकंड सही होगा, क्योंकि जो एक्टिव स्पीसीज आपके पास RH में जो सब RH सबस्टेट में जो फाइनल स्टेप होता है वो आपका Fe+4 से ऑक्सीजन आपका जाता है। बाकी ये क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे भेज रहे थे, तो भाई इसमें आपको डाटा मैंने आपको बता दिया, इस PDF को अभी मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, आप लगा सकते हो। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं जो आपके जिनमें देखो जिनमें टाइपिंग एरर है उनमें आप लगा सकते हो ना, टाइपिंग एरर जिनमें है। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनमें आपके पास अलग अलग किताबों में वो रिएक्शन लिखी हुई है, टेम्परेचर वाली कंडीशन एग्जामिनर ने किस बुक से वो सवाल उठाया, क्या पता वहाँ 450 लिखा हो, तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ना। बाकी आप अपनी तरफ से लगा सकते हो, हर क्वेश्चन के 100 रुपीज़ चार्ज है। सही है, तो ये वीडियो इसीलिए बनाया था ताकि आप सबको क्लियर हो जाए। सही है, तो हमने पेपर का सॉल्यूशन भी किया था, तो पेपर के सॉल्यूशन से देखो भाई 3-4 क्वेश्चंस आपके वेरी हुए हैं, मोस्ट ऑफ द वही है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो डिलीट होने वाले थे, वो मैंने तब भी डिस्कस कर दिया था जिनमें टाइपिंग एरर है। सही है, बाकी जितना भी स्कोर बन रहा है बेस्ट है आपका। सही है, अब अपना आराम से क्या करना है, अभी आगे आपके पास टारगेट है, पहले तो MPPSC का टारगेट है, फिर आगे भविष्य में HPSC में वैकेंसी आने वाली है, और RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी आगे वैकेंसी आएंगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। सही है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट या तो रिसर्च स्कॉलर हो आप, या फिर आप कहीं टीचिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो, तो अपना जो भी टाइम आपको मिलता है, या फिर फुल्ली डेडिकेटेड थे आप, कुछ नहीं कर रहे थे, तो अभी MPPSC का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो, उन्हीं नोट्सों को पढ़ो। सही है, चलिएगा।
तो थैंक यू सो मच। ये पूरा जो पीडीएफ है ये भी मैं आपको अप्लाई कर दूंगा। बाकी यार देखो, इनके अलावा आपके पास कल 15 तारीख है, कल लास्ट डेट है, सही है। तो आप इन क्वेश्चंस को आप लगा सकते हैं ना। बाकी आरपीएससी है, आरपीएससी क्या करता है फाइनल आएगा तो उसमें चेक करते हैं, सही है। चलेगा, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।